गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। आज एक और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हर एक भाई बहन के लिए एक और प्रैक्टिस सेट 8। कल मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 7 दिया था। आज उसी सीरीज को ये आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक वर्दी सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वो पेपर से पहले का प्लेलिस्ट है, लेकिन जो अभी चल रहा है पेपर लीक के बाद, तो इसे मैंने नाम दिया है वर्दी सीरीज दोबारा। प्लेलिस्ट पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य आपका सही है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये आपका राइट आंसर होगा। देखो भैया, रविवार के दिन, भैया रविवार दिन ही का तो नाम है। अब उसको ये कहने की क्या जरूरत है रविवार के दिन। रविवार जो है वो एक दिन का ही नाम है, तो आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि रविवार के दिन। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। भैया अंडे से जिसका जन्म हो, जिसका जन्म अंडे से हो, उसको क्या कहते हैं? उसे पक्षी कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, अंडज कहते हैं या अंत्यज कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अंडज। बिल्कुल, जिसका जन्म अंडे से होता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए जो एक शब्द बना है वो बना है अंडज। जबकि ये जो अंत्यज जो लिखा हुआ अंत्यज, जानते हैं ये किसका जो है एक शब्द है? ये जो है निम्न जाति में जो जन्मे व्यक्ति होते हैं, निम्न जाति में जो जन्मे व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक शब्द दोस्तों हम क्या प्रयोग करते हैं? अंत्यज करते हैं। जबकि अंडज क्या होगा? जिसका जन्म अंडे से होता हो उसे आप क्या कहोगे? उसे अंडज कहोगे। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यालयीय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? शासकीय अधिकारियों के बीच में, किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच में, अध्यापक और छात्रों के बीच में या आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच में। भैया जो कार्यालयीय पत्र होते हैं, जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, ये जानते हैं किसके बीच में होता है? यह शासकीय अधिकारियों के बीच में होता है। जी हां, शासकीय अधिकारियों के बीच में अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार होता है। किसके बीच होता है? भैया शासकीय अधिकारियों के बीच में होता है। क्या होता है? अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार जो है वो शासकीय अधिकारियों के बीच में होता है और ये व्यक्तिगत होता है। ये दोस्तों क्या होता है? ये व्यक्तिगत होता है। इसे एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। इसे क्या लिखते हैं? इसे एक वचन में तथा उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। ये नोट कर लीजिए, ये व्यक्तिगत होता है। अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वह व्यक्तिगत होता है। इसे एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है और जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो शासकीय अधिकारियों के बीच में होता है, ना कि टीचर्स के स्टूडेंट्स के बीच में होता है, परिवार के बीच में। ऐसा नहीं होगा। शासकीय अधिकारियों के बीच में अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार होता है, यह व्यक्तिगत होता है और इसमें एक वचन और उत्तम पुरुष में इस अर्ध सरकारी पत्र को लिखा जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक है, लौंग है, भात है या पनीर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया वो होगा लौंग। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लौंग शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि नमक, भात, पनीर ये स्त्रीलिंग के शब्द नहीं होंगे आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। भैया सही समास वाला विकल्प पहचानना है चक्रधर। अब चक्रधर का क्या होगा भैया? चक्रधर में जिसके चक्र है, अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है धर में जिसके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्र धारण किया है जिसने। तो भैया चक्र धारण किया है जिसने अर्थात क्या होगा?
अर्थात विष्णु जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। और ये किसका जो है उदाहरण है? ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका? बहुब्रीहि समास का भैया ये उदाहरण होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। जान लीजिए कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की प्रधानता नहीं होती है। जिस समास में प्रथम पद जो हो और जो द्वितीय पद हो दोनों की प्रधानता नहीं होती है बल्कि तीसरे की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। चक्र धारण किया है जिसने, तो देखिए तीसरा एक जो है क्या प्रधानता आई? एक नया शब्द बन गया, एक तीसरा पद आ गया अर्थात विष्णु। यही होता है आपका बहुब्रीहि समास। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधिविच्छेद वाला विकल्प हो। अब आपको बताना है कि सही विकल्प वाला यहां पे संधिविच्छेद कौन सा होगा। अत्यधिक लिखा है, अत्याधिक होगा, अति प्लस अधिक होगा, अत्य प्लस अधिक होगा या अत प्लस अधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अति प्लस अधिक। क्या होगा? अति प्लस अधिक। ये किसका उदाहरण है? ये है यण संधि का, यण संधि का उदाहरण है। किसका है? यण संधि का उदाहरण है। देखिए जान लीजिए थोड़ा सा, जब ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद असमान स्वर आते हैं, कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद क्या हो? असमान, असमान। इसके एक और लिख लीजिए यहां पे, और ये थोड़ा सा यहां पे मैं इसको रब कर दे रहा हूं। और री के बाद असमान स्वर आते हैं, तो जो छोटी ई है, जो बड़ी ई है, उसको हम किस में बदल देते हैं? भैया ये छोटी ई और बड़ी ई किस में बदल जाता है? ये आपका बदल जाता है या में। किस में बदल जाएगा? या में बदल जाएगा। देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ बदल जाता है आपका वा में बदल जाता है। किसमें? वा में। और जो आपका रे है ये किस में बदल जाता है? ये आपका रा में बदल जाता है। और इससे बनने वाली जो संधि होती है वो यण स्वर संधि होती है। क्या होती है? यण स्वर संधि होती है। तो समझ में आया? पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अवसेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। 15 से 13 के क्रम से 28, पहले और तीसरे में 12, प्रत्येक चरण में 24, प्रत्येक चरण में 24। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? 15 से 13 के क्रम में 28, 15 से 13 के क्रम में उपर्युक्त छंद में 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं। कितने हैं? 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं। और ये उल्लाला छंद, एक छंद है उल्लाला छंद, तो ये उल्लाला छंद का उदाहरण है। किसका है? ये उल्लाला छंद का उदाहरण है। समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इस बहुत ऊंचे ऊंचे या पहाड़, आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो पहले तो यह जान लीजिए कि जो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं? उसको दोस्तों कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और उपर्युक्त वाक्य में ऊंचे ऊंचे शब्द जो है वो विशेषण है। वो क्या है? ऊंचे ऊंचे शब्द जो दिया गया है यहां पे, ये देख सकते हैं आप, ऊंचे ऊंचे शब्द जो है वो क्या है? वो आपके विशेषण है। और उपर्युक्त वाक्य में ऊंचे ऊंचे तो क्या हो गया? वो तो विशेषण हो गया। लेकिन जिसकी विशेषता बहुत बता रहा है,
यहाँ पे देखिए ऊंचे ऊंचे तो है, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इसकी विशेषता बहुत बता रहा है। अतः यहां पर बहुत क्या होगा? यहां पे बहुत आपका हो जाएगा विशेषण। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण, करी, पढ़, ये आपको पढ़ लीजिए और आपको सही आंसर इसका बताना है कि वो कौन सा सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला शब्द होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो यहां पे जो अति उत्तम पुरुष है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की आपको क्या करना है? विभक्ति पहचाननी है। रारे, से के या हे, अरे या में, पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल, में और पर ये अधिकरण कारक, किसके? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक विभक्ति के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक विभक्ति के क्या है? ये चिन्ह है। और ये जान लीजिए कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो में, पर होता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट या चंद्रासार। तो बिल्कुल सीधा सीधा इसका आंसर होगा रामचरितमानस। बिल्कुल, रामचरितमानस जो है ये घर घर में जो है ये प्रसिद्ध महाकाव्य है और ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाने। ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुओं, ऋतुएं। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो भैया ये जो ऋतुएं लिखा हुआ है ये आपका राइट आंसर होगा। 13वें का ए ऑप्शन, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ये सही बहुवचन वाला रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से समय का बोध हो, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से समय का बोध होता है उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। देखिए सेंटेंस ही कहने में गलत लग रहा है, तो आपको बताना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों होगा ऑप्शन सी होगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। अब देखिए सेम लग रहा है, ये यहाँ पे बिंदी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये है पे बिंदी, तो बिंदी होगा क्योंकि ये बहुवचन है, कई लोग हैं, तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि सेम हो गया है, तो आपका बी भी सही हो सकता है यहाँ पे और सी, दोनों विकल्प सही हैं। जिस तरीके से ऑप्शंस सेम हो गया है बाई मिस्टेक की टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का या प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ठीक है, जो वचन होता है, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें एक की बात हो
जिसमें एक वस्तु एक व्यक्ति की बात होती है वो एक वचन होता है, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक वस्तुओं की बात होती है वो बहुवचन होता है। यहां पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2? तो भैया कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? यहां पे 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण, यण, वृद्धि या दीर्घ? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए सही होगा। बिल्कुल, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि है, और सूर्योदय का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो जानते हैं क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। और यहां पे ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। क्रिया के घटित होने का समय जो होता है वही काल कहलाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भैया भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये थे आज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी क्या करिए? लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखिए शुरू से आखिर तक। मैं ज्यादा ये नहीं कहता हूं कि आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, क्योंकि अगर मेरी वीडियो अच्छी होगी आप निश्चित तौर पे करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।